नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। यहां सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया है कि उन्हें आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई भी की और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के एक एएसआई की मौत हो गई है। साथ ही 2 अन्य एएसआई भी हैं जो घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये जवान सुजवा में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से 2 दिन पहले आतंकियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में अब तक सुरक्षा बलों की तरफ से 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, जबकि 1 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए हैं। आतंकियों ने यह हमला जम्मू कश्मीर के सुजवा इलाके में किया है। जम्मू पुलिस के एडीजीपी के मुताबिक जो आतंकवादी हैं उन्होंने छुपने के लिए सूचना मिली थी और इसी के बाद ही इलाके की घेराबंदी की गई। जम्मू पुलिस ने इस अनुसार ही जम्मू में बठीडी इलाके में रात को आतंकवादियों के होने की खबर उन्हें मिली, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों की हलचल देखी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद ही दोनों तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 1 जवान शहीद तो 4 जवान घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया है कि हमने रात को ही इस इलाके की घेराबंदी कर दी थी। हमें आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी और सुबह घेराबंदी पर फायरिंग हुई, जिसमें सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस मुठभेड़ के बारे में कहा जा रहा है कि अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी किसी घर में हैं और इससे पहले कश्मीर के बारामूला इलाके में भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। यहां पर भी मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 12 लाख इनामी आतंकी यूसुफ कंतरू को सेना के जवानों ने मार गिराया था। इसी के साथ ही 4 अन्य आतंकी भी इस दौरान मारे गए थे और इन आतंकियों में 3 विदेशी आतंकी भी शामिल थे। जानकारी के लिए बता दें कि यूसुफ कंतरू लश्कर का टॉप कमांडर था और 12 साल से घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। यूसुफ की सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी और हाल ही में बड़गाम में हुई हत्याओं के पीछे भी यूसुफ कंतरू का हाथ ही बताया जा रहा है। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर हैं। यहां जॉनसन के 2 दिवसीय भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज पूरे ही दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का दिल्ली में कार्यक्रम है। गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे हैं। बोरिस जॉनसन अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज दिल्ली में ही रहने वाले हैं और इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ औपचारिक बातचीत भी करेंगे। इसके बाद दोनों ही नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में स्वागत से होगी। बोरिस जॉनसन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाएंगे। साथ ही वो भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। तमाम कार्यक्रम के बाद रात 10:30 बजे बोरिस जॉनसन दिल्ली से लंदन के लिए रवाना होंगे और इससे पहले गुरुवार को गुजरात दौरे के दौरान ब्रिटिश पीएम ने कहा था कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग रिश्ते हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। इस क्षेत्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए ऐसा करना उचित है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही दुनिया भर के निरंकुशता के बारे में चिंता साझा करते हैं। हम साल के अंत तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता करने की उम्मीद कर रहे हैं और हमारे पास अपनी सुरक्षा और रक्षा के मसले पर साझेदारी को मजबूत करने का भी मौका है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दर्शन पूजन करने के बाद वो विकास कार्यों का भी अवलोकन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री इसके बाद सीएम सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। तो वहीं सीएम योगी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ एक अहम बैठक भी करने जा रहे हैं। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच कल वाराणसी के ताज होटल में सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उसके बाद कल दोपहर 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अगले गंतव्य के लिए वो रवाना होंगे। तो वहीं जहांगीरपुरी, जो दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाका है, वहां पर शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं हुई।
और अब तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय ले लिया है। टीएमसी के इस फैसले के बाद अब बीजेपी से बदला लेते हुए इस फैसले को देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने बीरभूम जिले में बोगटोई में टीम भेजी थी, जहां 9 लोगों को जिंदा जलाया गया था, और नादिया जिले के हंसखली में जहां पर एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, कथित तौर पर लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। तो वहीं अब इसके जवाब में जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर कार्रवाई मामले में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली भेजने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक 6 सांसदों वाला दल पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। टीम लोगों से इलाके में बात करेगी और घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी। टीएमसी की 6 सदस्यों की टीम काकोली दोष दस्तेदार और शताब्दी राय, माला रॉय, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद और अपरूपा पोद्दार शामिल हैं। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी क्षेत्र में हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और आज दोपहर 2 बजे ये प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा। तो वहीं पिछले शनिवार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है, लिहाजा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। पुलिस यहां पर एक अस्थायी निगरानी स्टेशन भी तैयार करेगी और इसी इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। जहांगीरपुरी में आज सियासी दलों के नेताओं के दौरे से पहले सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और इसी बीच जामा मस्जिद की अपील की गई है कि हालात को देखते हुए मस्जिद से जुम्मे की नमाज में बच्चों को न लाएं। दरअसल जहांगीरपुरी में दंगे के बाद इलाके को सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को भी इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाए जाने के संबंध में यथास्थिति को निर्देश बनाए रखने के निर्देश दिए और अगले आदेश तक इसे बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई थी। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार चले। ये घटना बीते शनिवार शाम 5 से 5:30 के दौरान हुई। उस वक्त शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक से शोभा यात्रा पर यह पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जाने लगे और उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए तो वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गई तब लोग सड़कों पर भी इधर उधर भागते नजर आए। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने भारत की G20 की अध्यक्षता सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि बैठक वॉशिंगटन में IMF विश्व बैंक बसंत बैठक 2022 के मौके पर हुई है। बता दें कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा और इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक में कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास की गति में आई सुस्ती से निपटने के लिए विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक में यह भी कहा है कि लंबे समय तक मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने और आपूर्ति बाधा, ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव और निवेशकों की अनिश्चितता, इसके कारण ही अब वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह के स्प्रिंग बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को वॉशिंगटन पहुंची थी और मंगलवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की थी। बुधवार को वो इस बैठक में शामिल भी हुई। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का एजेंडा हार्दिक पारदर्शी था और जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना और वैश्विक स्थिति था। साथ ही आपको बताते चलें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि माइक्रो इनकम्बेंसी से संबंधित परिणामों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय को बढ़ाने के लिए G20 पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश के खारगौन में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रामनवमी के दिन ही हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस को आनंद नगर में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। मरने वाले का नाम इब्रिस खान बताया गया और रिपोर्ट्स की माने तो 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चश्मदीद ने पुष्टि की है कि 10 अप्रैल की रात को आनंद नगर के पास मंडी इलाके में इब्रिस खान पर हमला करने वालों में ये लोग शामिल थे। दरअसल खरगोन में नगर निगम का 30 साल का कर्मचारी इब्रिस खान 10 अप्रैल की हिंसा के बाद लापता हो गया था। इसके बाद 14 अप्रैल को उसके लापता होने का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा छानबीन करने पर इब्रिस का शव 8 दिन बाद खरगोन के करीब 120 किलोमीटर दूर इंदौर के एक मुर्दा घर में मिला था। स्थानीय पुलिस की माने तो हिंसा की रात 7 से 8 लोगों ने इब्रिस खान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा कि अगले दिन मिला शव अज्ञात रह गया था और खरगोन में फ्रीजर की सुविधा नहीं होने की वजह से इंदौर के मुर्दा घर उसे भेजा गया था। तो वही रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 58वां दिन है और अब ये जंग अगले कुछ ही दिनों में खत्म भी हो सकती है। रूस 9 मई को युद्ध को खत्म करते हुए निर्णायक विजय का ऐलान कर सकता है। दरअसल रूस मई की 9 तारीख को सालाना विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है और इसी दिन राष्ट्रपति पुतिन देश के लोगों को संबोधित करते हैं। माना यह जा रहा है कि इस साल पुतिन अपने संबोधन में डॉनबॉस में मिली सफलता को यूक्रेन पर निर्णायक विजय का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना का डटकर सामना किया। बीते दिन यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा कि खार्किव में रूसी विमान को मार गिराया गया है। तो वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के मैरियोपोल पर कब्जे की बात भी कही। रूस ने रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ही मैरियोपोल पर जीत की घोषणा की है। तो वहीं गुरुवार को खुद पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को कुछ ऐसे ही निर्देश दिए जिससे ऐसा लगता है कि वो खुद युद्ध को खत्म करने का मन बना रहे हैं। इंग्लैंड के डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से भी विक्ट्री डे परेड पर ऐलान कर जो लेकर है अंदेशा जताया जा रहा है। दरअसल पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को मैरियोपोल शहर के बाहरी हिस्से में स्थित अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर यूक्रेन के सैनिकों से चल रही लड़ाई को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही रक्षा मंत्री सर्गोई शोइगु को निर्देश दिए हैं कि वो अजोवस्ताल प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के साथ साथ जीवन दान देने की भी गारंटी दी जाए। और यूक्रेन और रूस के बीच जंग अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने अब पलटवार किया है। मॉस्को की तरफ से अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फेसबुक में और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग समेत करीब 29 अमेरिकी और 61 कनाडियाई लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसे यूनाइट फॉर यूक्रेन नाम दिया गया था और ये शरण चाहने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों को यूरोप से सीधे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रवेश लेने में सक्षम बनाया गया। उन्होंने ये बयान दिया कि मैं एक कार्यक्रम की घोषणा कर रहा हूं। यूनाइटेड फॉर यूक्रेन एक नया कार्यक्रम है जो यूक्रेन के शरणार्थियों को सीधे यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका आने में सक्षम बनाता है। बयान के अनुसार ये नया मानवीय पेरोल कार्यक्रम अप्रवासी वीजा और शरणार्थी प्रसंस्करण समेत यूक्रेनी लोगों के लिए उपलब्ध मौजूदा कानूनों पर मार्गों का पूरक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन यूक्रेनियों के लिए यूरोप के संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित कानूनी प्रवास के लिए एक समीचीन चैनल प्रदान करेगा। जिनके पास अमेरिकी प्रयोजक है, जैसे कि परिवार या गैर सरकारी संगठन, बाइडेन ने कहा कि ये कार्यक्रम तेज होगा। इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेनी लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करे और हमारी दक्षिणी सीमा से गुजरने की आवश्यकता न हो।